वेलकम वन एंड ऑल। लेट्स स्टार्ट ऑफ विद करंट अफेयर्स। तो सबसे पहला जो हमारा करंट अफेयर है इस हाल ही में यूनियन होम मिनिस्ट्री ने एक कमेटी बनाई है टू गिव रिफॉर्म्स इन क्रिमिनल लॉ। अब सबसे पहली बात तो रिफॉर्म्स क्यों चाहिए ये क्रिमिनल लॉ में। इंडियन पीनल कोड 1860 का बना हुआ है। बाय दैट आई डोंट मीन दैट इट हैज़ नेवर बीन अमेंडेड, बट उस टाइम की जो सोच थी वो थी मास्टर एंड सर्वेंट रिलेशनशिप वाली। जब ब्रिटिश एरा में मास्टर वो थे, सर्वेंट हम थे, और उसी तरीके की आइडियोलॉजी को नज़र में रखते हुए ये क्रिमिनल पीनल प्रोविजंस बनाई गई थी। CRPC विच इज़ द प्रोसीजरल लॉ ऑफ क्रिमिनल केसेस, की मतलब एक टाइम अगर कोई क्रिमिनल ऑफेंस हो गया तो कौन सा प्रोसीजर हम यूज़ कर सकते हैं टू गेट रेमेडी फॉर द सेम, उस चीज़ के बारे में CRPC ने लिखा है, जो कि 1973 का है। और इंडियन एविडेंस एक्ट which determines कि evidence is admissible or inadmissible in the court of law is of 1872. So yesteryear के laws हैं and yesteryear type की ideologies हैं, जिसकी वजह से ये कमिटी बनाई गई है। अब सबसे पहली बात तो ये कमिटी की challenges देखते हैं। So there are a lot of challenges with respect to this committee and ये कमिटी गलत नहीं है in any way, पर बहुत सारे लॉयर्स, बहुत सारे जूरिस्ट और बहुत सारे जजेस ने अपनी थोड़ी इनहिबिशन जाहिर की है विद रिस्पेक्ट टू सच अ कमिटी। सो लेट्स गेट डाउन विद इट। द फर्स्ट चैलेंज इज द टाइम, पैंडेमिक। अगर आप किसी कमिटी को, कमिटी का काम क्या होता है, इट सजेस्ट सर्टेन recommendations to the people. Those recommendations may or may not be binding in nature, but whenever we pose any recommendations or we give forward any types of reforms, there have to be a lot of discussions pertaining to the same. Public का भी opinion लिया जाना चाहिए and बहुत ही deliberations और discussions के बाद ऐसे reforms आने चाहिए। लेकिन since this time is of the pandemic, तो ये public opinion लेकर आना या फिर इसमें बहुत सारे discussions करना will not be possible. So the first inhibition or the first challenge to this committee is the time at which this has been formed. अब second अगर हम बात करें तो ये जो members हैं इस committee के, they are talking about criminal law, right? So criminal law मतलब कि crime तो मर्दों के ऊपर भी हो सकता है, औरतों पे भी हो सकता है, ट्रांसजेंडर्स पे भी हो सकता है, SC कम्युनिटी के साथ भी हो सकता है, ST के साथ भी हो सकता है, OBC के साथ भी हो सकता है, EWS के साथ भी हो सकता है, माइनॉरिटीज़ के साथ भी हो सकता है। अब जब भी हम कोई रिफॉर्म करने के लिए कोई कमिटी बैठाते हैं, we mostly want every stakeholder to have a representation so that there is diversity in the opinions and everyone is taken into consideration when we pose such reforms. But in particular members में देखा गया है कि कोई भी diversity नहीं है। By that I mean कि सारे के सारे जो हैं they are all male. There's nothing wrong with them being male. I mean, a male member is required, but so is a woman member, right? So is a person from the marginalized section. क्योंकि हर एक इंसान अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस को नज़र में रखते हुए रिफॉर्म्स पोज कर सकता है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि ये जो सारे के सारे मेंबर्स हैं, दे आर नॉट फुल टाइम मेंबर्स, दे आर पार्ट टाइम मेंबर्स। सो इफ आई एम अ पार्ट टाइम मेंबर, मतलब मैं कोई और काम भी कर रही हूँ, अगर मैं कोई और काम भी साइड बाय साइड कर रही हूँ तो मैं अपना 100% इन रिफॉर्म्स में नहीं रख सकती। एंड 100% रखना, 100% contribution रखना in such a committee is very, very important. Now the next challenge here is the time frame that has been given to this committee is a very small time frame कि फटाफट से आप decision लाके दीजिए, which is great क्योंकि फटाफट decision चाहिए, पर फटाफट से जब डिसीजन लेकर आएगी कोई कमिटी तो वो उतनी ही कम डिस्कशंस करेगी, उतनी ही कम डेलिब्रेशंस करेगी, और कहीं ना कहीं फ्रूटफुल रिजल्ट्स आर क्वेश्चनेबल। मैं ये नहीं कह रही, या फिर जो भी इसके खिलाफ चैलेंजेस रख रहे हैं लाइक द लॉयर्स एंड द जूरिस्ट, दे आर नॉट सेइंग दैट दिस इज रॉन्ग, but they are saying that of course if you put a time limit which is very very small, then there'll be fast discussions, and fast discussions में deliberation नहीं हो सकती। अच्छा, फिर एक और चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट कि मैंडेट जो है इस कमिटी का वो बहुत ही वेग है, राइट? So the mandate is basically that you need to have principled, effective, efficient reforms for the safety and security of all individuals and communities and the nation at large.
काफी वेग है ये मैंडेट, और कम टाइम पे जब डेलिबरेशन करोगे तो उसका रिजल्ट काफी क्वेश्चनेबल माना जाएगा। अच्छा, ये सारे के सारे चैलेंजेस के अलावा एक बहुत बड़ा चैलेंज ये भी है कि लॉ कमीशन को क्यों नहीं ये recommendations देने के लिए बोला। Now we need to understand what is the law commission so as to understand why this challenge is even put forward. But before that, let's move forward. अब प्रीवियस कमिटीज के बारे में बात करते हैं जिन्होंने क्रिमिनल लॉ के ऊपर कुछ ना कुछ बोला है। सो सबसे पहले तो मालीमत कमिटी, ऑफ कोर्स इनके अलावा भी बहुत सारी ऐसी कमिटीज हैं, बट वी पुट टुगेदर दीज टू सिंस we are talking about the editorial that has come in the Hindu, and of course we've put a little bit on our own. So Malimat Committee of 2003, इसने बहुत सारे रिफॉर्म्स दिए थे इन क्रिमिनल लॉ, लेकिन एक पर्टिकुलर चीज जो थी उसके ऊपर इनकी काफी चर्चा भी हुई थी, एंड देयर वर अ लॉट ऑफ पीपल हु वर अगेंस्ट दिस प्रोविजन आल्सो। सो देयर वाज अ रिकमेंडेशन दैट सेड कि एविडेंस इंस्टेड ऑफ बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, क्लियर एंड कन्विंसिंग एविडेंस होना चाहिए। इसका मतलब क्या है? तो हमारे देश में वी फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। मतलब एक इंसान के ऊपर अगर इल्ज़ाम लगा है तो वो इंसान इनोसेंट है जब तक आप उसको 100% गिल्टी ना प्रूव कर दीजिए। अच्छा, ये 100% गिल्टी प्रूव करने के लिए जो एविडेंस होता है, जो सबूत होता है, इट शुड बी बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। मतलब 100% उसको बताना पड़ेगा कि हाँ ये ही है गिल्टी। जब तक तुम 100% नहीं बताओगे तब तक वो इनोसेंट है। इस चीज को हटा के मालीमत कमिटी ने बोला इंस्टेड ऑफ बियॉन्ड रीजनेबल डाउट आप क्लियर और कन्विंसिंग एविडेंस रखो। कि मतलब अगर क्लियर और कन्विंसिंग है एविडेंस, इवन दो देयर इज अ लिटिल बिट ऑफ अ डाउट, लेकिन फिर भी अगर वो ज्यादा कन्विंसिंग है दैन बीइंग डाउटफुल, तो उसको एडमिसिबल बना दो। तो पहली बात तो ये फॉलो नहीं होता। फिर जस्टिस वर्मा पैनल इन 2013, दिस वाज आफ्टर द निर्भया केस, and a lot of other cases were coming up which were against women. So इन्होंने भी बहुत सारे recommendations दिए थे, जैसे ट्रायल्स बहुत स्पीडी होने चाहिए। ट्रायल्स होते हैं कोर्ट के अंदर की, मतलब फटाफट से प्रोसीजर होना चाहिए। यू नीड टू प्रोटेक्ट विटनेस, एंड सो वी हैव अ नंबर ऑफ विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम्स, राइट। विक्टिम फोकस्ड अप्रोच होनी चाहिए, अक्यूज्ड फोकस्ड अप्रोच नहीं होनी चाहिए, राइट। एंड हमेशा यू शुड एलिमिनेट टॉर्चर फ्रॉम एनी फॉर्म। सो even if there is an accused and that accused has done something wrong, you can't use torture as a technique to punish such a person, right? Now that we've understood the committees, let's go on to the law commission. तो ये सारे jurists and lawyers basically कह रहे हैं कि ठीक है आपने कमेटी बनाई, ठीक है ये सारे हमारे challenges हैं, पर एक बात बताइए, आपने ये वाला काम लॉ कमीशन से क्यों नहीं कराया, राइट? So law commission फिर as a body becomes important for us. It is a non-statutory, non-constitutional body, right? 3 साल का टर्म होता है। जो सबसे पहली लॉ कमीशन थी इंडिपेंडेंट इंडिया में, वो 1955 में बनी थी अंडर द लीडरशिप ऑफ MC सेतलवाद, who was the first attorney general of our country. अगर हम ब्रिटिश एरा के टाइम की बात करें तो ड्यू टू द चार्टर एक्ट ऑफ 1833 सबसे पहली लॉ कमीशन बनी थी इन 1834, which was headed by Lord Macaulay. और इनका काम क्या होता है? ये एडवाइस देते हैं टू द मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। बहुत सारी रिपोर्ट्स प्रिपेयर करते हैं, जैसे रिपोर्ट इन्होंने प्रिपेयर की है कि कैसे कैपिटल पनिशमेंट सही है कि गलत है। और उन्होंने रिपोर्ट प्रिपेयर की है एसिड अटैक को नज़र में रखते हुए कि एसिड अटैक आगे जाके ना हो तो हमें क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए। एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जो भी ये लॉ कमीशन रिपोर्ट के तौर पे हमें देता है, इट इज़ नॉट बाइंडिंग अपॉन अस और बाइंडिंग अपॉन द गवर्नमेंट टू फॉलो इट। सो as and when we go ahead and we see the recommendations, we will decide whether or not these challenges made any sense. But for now, these are the challenges towards this committee, and let's wait for the recommendations of the committee. So let's move forward to the second current affairs, which is another editorial upon cooperative federalism. कि क्या actually cooperative federalism, does it exist in India or not? Now, firstly, we need to understand what is federalism. We have clear definition of federalism and we've discussed it before. जब division of power होता है between the union and the state, ऐसे देश को हम federal बोलते हैं। Cooperative federalism का मतलब फिर हमें समझ में आ गया that the union and the states must cooperate with one another to ensure the welfare of every person. तो ये editorial में कहीं ना कहीं प्रेजेंट डे गवर्नमेंट के कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की अप्रोच को क्वेश्चन किया गया है। सो द एडिटोरियल स्टार्ट्स ऑफ विद
1980 to 1989 एक ऐसा टाइम था जब कांग्रेस डोमिनेट कर रहा था फॉर ऑलमोस्ट 10 years, एंड अभी सेम चीज इज विद द रूलिंग पार्टी. कहते जब एक पार्टी डोमिनेट करती है ना एट द सेंटर, तो कहीं ना कहीं स्टेट सफर. सो तब 1980 to 1989 में जो प्रॉब्लम्स होती थी, दैट वाज विद रिस्पेक्ट टू आर्टिकल 356 व्हिच इज स्टेट इमरजेंसी. आज के टाइम पे क्या प्रॉब्लम है and how is it related to today's time? Let's just take it into consideration. So the first point is the 14th Finance Commission. Finance Commission is a constitutional body जो कि ensure करती है कि सेंटर जो इतना ज़्यादा फंड्स कमाते हैं उसमें से कुछ पैसा स्टेट्स की तरफ भी जाना चाहिए, डिवॉल्व करना चाहिए, डेवोल्यूशन बोलते हैं इस चीज़ को, और कौन सी स्टेट को ज़्यादा मिले और कौन सी स्टेट को कम परसेंटेज मिले, ये भी डिसाइड कौन करता है? फाइनेंस कमीशन. अगर हम 14th फाइनेंस कमीशन की बात करें तो इनकी रिकमेंडेशंस मान ली गई थी इन द ईयर 2015. अभी 15th फाइनेंस कमीशन की बात है, बट इन दिस एडिटोरियल दे हैव स्पोकन अबाउट द 14th फाइनेंस कमीशन. तो 14th फाइनेंस कमीशन ने बोला था ज़्यादा पैसा दो किसको? स्टेट्स को दो. क्यों दो ज़्यादा पैसा स्टेट्स को? क्योंकि उनकी ज़्यादा ड्यूटी है टुवर्ड्स द सोशल सेक्टर, बेसिकली टुवर्ड्स द वेलफेयर ऑफ द पीपल. अच्छा, जीएसटी की भी अगर हम बात करें जो 2017 में एनफोर्स हुआ था, इसने भी कहा है कि क्योंकि बहुत ज़्यादा रेवेन्यू ऑफ द स्टेट इज गेटिंग डिप्लीटेड बिकॉज ऑफ दिस रिफॉर्म ऑफ वन नेशन वन इनडायरेक्ट टैक्स, इसीलिए इस पर्टिकुलर एक्ट ने कहा कि सेंटर को एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट 5 years टिल 2022 कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा स्टेट्स को फॉर द फॉल इन रेवेन्यू ड्यू टू दिस रिफॉर्म. अच्छा, देन द एडिटोरियल गोज ऑन टू टॉक अबाउट द रियलिटी ऑफ अवर कंट्री. तो कहते हैं सबसे पहली बात तो जो भी स्टेट्स को पैसा मिलना था उससे काफ़ी कम पैसा मिला है स्टेट्स को. क्यों काफ़ी कम पैसा मिला है? क्योंकि बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक स्लो डाउन. क्या है कि सेंटर के पास वैसे ही इतना ज़्यादा उन्होंने नहीं कमाया बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक स्लो डाउन, एंड ऑल्सो बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक स्लो डाउन वी ऑल रिमेंबर दिस दैट जब हम जीडीपी कैलकुलेट करते हैं तो हम C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M करते हैं. दिस इज द एक्सपेंडिचर मेथड. और जब भी इकोनॉमिक स्लो डाउन होता है तो प्राइवेट हाउस होल्ड की कंजम्पशन जो है वो कम हो जाती है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कम हो जाती है, राइट? तब हमें कौन बचाता है? गवर्नमेंट की स्पेंडिंग. तो बिफोर दिस पैंडेमिक ऑल्सो वी हैव सीन दैट द गवर्नमेंट स्पेंडिंग हैड इंक्रीज्ड, व्हिच देन मीन्स दैट गवर्नमेंट was having lesser money, so to say. अगर हम जीएसटी कलेक्शन के भी बारे में बात करें तो लेस डिमांड तो बिफोर द पैंडेमिक भी चल रहा था और इसीलिए जीएसटी की कलेक्शंस भी काफ़ी कम हो रही थी. इनफैक्ट अकॉर्डिंग टू दिस एडिटोरियल इन द ईयर 2018 to 19 हमारी जो जीएसटी कलेक्शन है दैट फेल शॉर्ट बाय 22%, which is a lot of amount. And then also another example that this we have done in current affairs videos, but let's just repeat it again, कि ड्यूज थे. क्या ड्यूज थे? सेंटर ने देने थे. किसको देने थे? स्टेट को देने थे. अच्छा, 35,000 crore के ड्यूज थे which were due for the month of December 2019 and January 2020, जो कि आगे जाके स्टेट को मिला जून 2020 में. सो द नेक्स्ट थिंग इज सेंटर बहुत सारे सेस भी इंट्रोड्यूस करते हैं. सेस क्या होता है? टैक्स ऑन टैक्स, जहाँ पे सब्जेक्ट मैटर डिफाइंड होता है. लेकिन सेस के द्वारा अगर सेंटर कुछ भी पैसा कमाती है तो उसको स्टेट के साथ ये शेयर करने की ज़रूरत नहीं है. Which then means कि center or state, see the entire editorial is about cooperative federalism and you must understand the essence of it. Democracy is not about who is in the center and who is at the state. Democracy is about the welfare of the people, and for the welfare of the people, चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो सेंटर में, चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो स्टेट में, सबको एकजुट होकर काम करना पड़ेगा, तभी जाके लोगों की भलाई होएगी इन द ट्रू सेंस ऑफ द वर्ड, एंड दैट इज हाउ इट विल बिकम अ डेमोक्रेसी. अच्छा, सेकंड चीज़ है अकॉर्डिंग टू सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च, इन्होंने एक इंडिपेंडेंट स्टडी की थी. कहते जो 14th फाइनेंस कमीशन ने प्रॉमिस किया था कि स्टेट को जितना पैसा मिलेगा और जितना एक्चुअल रियलिटी है उसके बीच का जो गैप है वो 6.84 लाख करोड़ है. मतलब इतना ज़्यादा और पैसा दिया जाना चाहिए था स्टेट को अकॉर्डिंग टू द 14th फाइनेंस कमीशन, पर वो हुआ नहीं बिकॉज ऑफ द रीजंस दैट वी जस्ट डिस्कस, लाइक इकोनॉमिक स्लो डाउन. अच्छा, फिर अगर हम बात करें, दीज आर प्रॉपर गवर्नमेंटल रिपोर्ट्स 2014 to 15 में
देखा गया था कि स्टेट्स ने सेंटर से ज़्यादा एक्सपेंडिचर किया था। कितना परसेंट ज़्यादा? 46% ज़्यादा एक्सपेंडिचर किया है स्टेट ने सेंटर से। आज की डेट पे अगर हम लोग दोनों के एक्सपेंडिचर्स को देखें तो आज की डेट पे जो स्टेट है उसने 64% ज़्यादा पैसा खर्च किया है वेलफेयर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के ऊपर दैन द सेंटर। पर हैरानी की बात यह है कि ज़्यादा खर्चे स्टेट कर रही है एज कंपेयर टू द सेंटर, बट स्टेट का फिस्कल डेफिसिट कम है एज कंपेयर टू द फिस्कल डेफिसिट ऑफ द सेंटर, which poses a lot of questions. So the fiscal deficit of the center is way more than the fiscal deficit of the state. मतलब दोनों के बीच में जो difference है वो 14% का है, right? However, खर्चे ज़्यादा state कर रहे हैं, so that is questionable. फिर next is SBI की report थी कि ये जो COVID का time है, इस time पे, of course we've already done this in the previous current affair video also, कि local self governments की बहुत ही ज़्यादा मान्यता हो रही है अब पैंडमिक के टाइम पे, बिकॉज एंड वी ऑल्सो डिस्कस्ड स्टेट्स लाइक ओडिशा जहाँ पे जो सरपंच हैं उनको डेलीगेट की गई हैं पावर्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर विद रिस्पेक्ट टू क्वारंटाइन, जो प्रोविजंस हैं अंडर द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट। तो स्टेट्स काफ़ी ज़्यादा पैसा खर्च कर रही हैं इस टाइम पे, जिसका मतलब ये है कि सेंटर को उनका बहुत साथ देना चाहिए। अब अगर हम बात करें वेस्ट बंगाल की, वाई आर वी टॉकिंग अबाउट वेस्ट बंगाल? बिकॉज वी विल ऑल्सो टॉक अबाउट साइक्लोन which hit West Bengal. तो वेस्ट बंगाल ने 1200 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रॉमिस किया है in their state so as to alleviate the sufferings due to COVID-19. When you talk about center has put in 400 crore in the national health mission and also risk mitigation fund में जो state का होता है उसमें इन्होंने 400 करोड़ रुपीस डालने की बात की है, but clear cut terms में pandemic लिखा भी नहीं है. So these are for previous schemes that have already been introduced, and this is just for the pandemic. So hence, even the SBI report shows how center and state, if they cooperate, they can do really well. And for now, they're not really cooperating with one another. फिर आया आपका cyclone Amphan, right? Now cyclone में जो बहुत ही ज़्यादा disastrous cyclone था, इसने 2.8 मिलियन होम्स प्लस 1.7 मिलियन हेक्टेयर ऑफ लैंड को डिस्ट्रॉय कर दिया। अप्रोक्सीमेशन अगर हम देखें लॉस की तो 1.02 लाख करोड़ का लॉस हुआ है। अच्छा, स्टेट ने रिलीज किए है 6,250 करोड़ वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने, सेंटर ने ऑफर किया है 1,000 करोड़। यस, which is again questionable, which again shows very less hesitation to cooperate. Yes, and if this hesitation goes away, a lot of things, a lot of problems can be solved very easily. अगर अब जैसे कि पैंडमिक की वजह से our economy is suffering even more, it is not as if our economy was not suffering before the pandemic, because it was, right? And stats show that. तो अब यूनियन मिनिस्ट्रीज को बोला गया है कि आप अपने एक्सपेंडिचर को काफ़ी ज़्यादा कट डाउन कर दो। अगर यूनियन मिनिस्ट्री अपने एक्सपेंडिचर्स को कट डाउन करेगी तो वो ग्रांट से नेट काफ़ी कम देगी। अगर ग्रांट से नेट क्या होता है? पैसा जो हम देते हैं मदद के लिए स्टेट्स को, राइट? तो वो भी कम हो जाएगा, तो स्टेट के लिए ये भी प्रॉब्लमैटिक होएगा। अच्छा, फिर अगर हम बात करें, यूनियन रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री वाज टू ट्रांसफर 4900 करोड़ टू वेस्ट बंगाल in the year 2020 to 2021. ये रिकमेंडेशन चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल ने रखी थी एंड प्रधानमंत्री जी ने इसको एक्सेप्ट भी किया था। अच्छा, अगर हम बात करें आज तक की तो नथिंग हैज़ बीन रिसीव्ड बाय द स्टेट टिल नाउ। अच्छा, ये 4900 करोड़ में से 70% जाना था ग्राम पंचायत के लिए एंड 30% फॉर द पंचायती समिति एंड द जिला परिषद। Again, I am emphasizing the importance of local self-government during the time of this pandemic, and hence when such things are seen, cooperative federalism थोड़ा questionable हो जाता है, और जब तक cooperation नहीं होगी तब तक efficiently और effectively ये जो भी हमारे disastrous catastrophes हो रही हैं उन चीज़ को mitigate करना काफ़ी ज़्यादा problematic हो जाएगा। So at the end of this editorial, the author is talking about the Fiscal Responsibility and Budget Management Act, जो कि बताता है कि कितना fiscal deficit ठीक माना जाता है इन इंडियन इकोनॉमी। तो इन्होंने कहा है, जैसे जीडीपी जब हम बोलते हैं तो हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोल रहे हैं ऑफ द एंटायर कंट्री एट लार्ज। जब हम जीएसडीपी देख रहे हैं तो दिस इज ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। सो
ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट का भी 3% कैन बी द फिस्कल डेफिसिट फॉर द स्टेट, मच लाइक द सेंटर, दैट इज ऑल्सो 3% ऑफ द GDP. अब ऑब्वियसली ये थोड़ा सा कम पड़ता है तो कभी कभार और ज़्यादा लोन लेना पड़ता है स्टेट को, तो एक एस्केप क्लॉज भी है, दिस इज फॉर द सेंटर एज वेल एज द स्टेट, कि एक टाइम की आपको रिलैक्सेशन मिलेगी कि आप इसके अलावा 0.5% भी डेफिसिट रख सकते हो. पर ये 0.5% का जो डेफिसिट है, इट हैज बीन यूज्ड बाय द सेंटर एंड द सेंटर सेज इट्स वेरी वेरी इनसफिशिएंट. तो दिस particular debate has been going on for a really long time कि वाकई में ये जो 3% ऑफ GDP वाला फिस्कल डेफिसिट हम लोग रख रहे हैं, क्या वो हमारी डेवलपिंग कंट्री के लिए, इज दिस अ सेन आइडिया, इज इट अ रैशनल आइडिया, शुड इट बी इंक्रीज्ड और नॉट. एंड ऊपर से जो आपको वन टाइम रिलैक्सेशन दे रहे हो वो 0.5% है. See, in a developed country, this makes sense. In a developing country, undergoing an economic slowdown for a really long time now, it doesn't seem very practical. Now, अगर हम सेंटर और स्टेट की कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात करें तो सेंटर ने इंक्रीज कर दिया फिस्कल डेफिसिट लिमिट स्टेट के लिए. कहने को ये 3% से 5% हो गया ऑफ द ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट. लेकिन एस्केप क्लॉज जो कि 0.5% की बात करता है, इसमें से ओनली 0.5% इज अनक्वेश्चनेबल, कि मतलब सेंटर सेज दिस इज अनक्वेश्चनेबल. इस थोड़ा सा ज़्यादा अगर आपने लोन ले लिया, नोबडी विल क्वेश्चन यू. लेकिन उससे ज़्यादा अगर आप लोन लेना चाहते हैं विद इन द एम्बिट ऑफ दिस 5%, तो आपको बहुत सारे मेजर्स लेने पड़ेंगे. सम ऑफ देम आर लाइक प्राइवेटाइजेशन ऑफ द पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, डिस्कॉम्स बोलते हैं जिनको, या इंक्रीज रेवेन्यू ऑफ द लोकल बॉडीज. तो एट द एंड ऑफ इट ऑल, व्हाट द ऑथर इज ट्राइंग टू से इज दैट जब भी कोई भी कैटास्ट्रोफिक सिचुएशन आती है, बोथ द सेंटर एज वेल एज द स्टेट, keeping in mind the spirit of our constitution, should cooperate with one another in terms of funds, in terms of development projects, in terms of natural disasters, and only when both these organs of, both these governments, levels of government, when they start, not organs, both these level of the government, when they start cooperating with one another, is when we can expect our country to overcome the catastrophe of this pandemic and overcome it efficiently and in a faster manner, right? The first type of ordinance that was promulgated by the government. Acha, before we get on to the first type of ordinance that was promulgated in the agricultural sector, we need to know what is an ordinance. So we all know ordinance is a temporary law. Article 123 of the Constitution gives the power to the President to promulgate an ordinance, and 213 of the Constitution gives the same power to the governor when the parliament or the state legislature is in recess, respectively, right? Of course, it's a temporary law and it has to be converted into an act for it to be binding permanently. Otherwise, एक ordinance का एक minimum time period होता है, एक maximum time period होता है. Minimum होता है when both the houses reassemble उस दिन से लेके 6 हफ्ते तक. Maximum recess 6 महीने की होती है, तो maximum time period 6 महीने 6 हफ्ते. Now that we know of the meaning of ordinance, let's get down to the first one. So this is the Essential Commodities Amendment Ordinance 2020. अब ये वाली एक्ट जो है, ये 1950s के फूड क्राइसिस को नज़र में रखते हुए ये वाली एक्ट बनाई थी, ठीक है. और उसमें उस टाइम पे लेगेसी थी होर्डिंग की. लोग होर्ड करने लग जाते थे, बहुत ही कलेक्टिवली अपने पास चीज़ें रखने लग जाते थे, जिसके कारण नॉर्मल मार्केट के सप्लाई और डिमांड के कारण प्राइस की वेरिएशन नहीं होती थी. इसीलिए वेरिएशन होती थी बिकॉज पीपल हैड स्टार्टेड होर्डिंग. सो कुछ एसेंशियल कमोडिटीज़ को नज़र में रखते हुए और फूड स्कैसिटी को नज़र में रखते हुए द गवर्नमेंट हैड कम अप विद दिस एक्ट. नाउ इट्स नॉट एज इफ द पैंडमिक was the reason why this particular ordinance was made, and that is true because even the economic survey was talking about how Essential Commodities Act को भी amend कर देना चाहिए. In fact, it had said that ऐसी Essential Commodities Act को ख़त्म ही कर देना चाहिए. तो ये जो amendment आई है, let's try and understand this. So it's basically saying कि जब extraordinary circumstances होंगे, and what do you mean by extraordinary circumstances? जैसे price की fluctuation होती है, जैसे कि अक्टूबर 2019 से लेके दिसंबर 2019 तक अनियंस के बारे में काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में आ रहा था कि 300%
ज़्यादा उनका प्राइस हो गया था CPI बेस्ड इन्फ्लेशन के, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, वी आर ऑल अवेयर ऑफ दिस। तो इन्फ्लेशन काफ़ी ज़्यादा हो गया था। तो एक तो कंडीशन हो गई प्राइस इंक्रीज, दूसरा कंडीशन हो गया नेचुरल डिजास्टर्स, इवन मेडिकल एमरजेंसीज कैन बी अ पार्ट ऑफ दिस, मच लाइक द अनप्रेसिडेंटेड कोविड-19। तो कहते हैं सिर्फ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशंस में सरकार जो है वो रेगुलेट कर सकती है सप्लाई और स्टॉक लिमिट को विद रिस्पेक्ट टू सर्टेन प्रोडक्ट्स, अदरवाइज वो इंटरफेयर नहीं करेगी। अच्छा, प्राइस रेंज फ्लक्चुएशन, कितना प्राइस फ्लक्चुएशन होना चाहिए कि वो इस कंडीशन में, मतलब कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंडीशन में आए, तो वो प्राइस रेंज की फ्लक्चुएशन को काफ़ी नैरो रखा है। कहते 100% जब वो बदलाव आता है इन द रिटेल प्राइस ऑफ हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स, या 50% अगर फ्लक्चुएशन होती है इन द रिटेल प्राइस ऑफ नॉन पेरिशेबल गुड्स, तो जाके ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांस हो सकता है जिसमें सरकार स्टॉक लिमिट भी रख सकती है, सप्लाई लिमिट भी रख सकती है। अब ये चीज़ काफ़ी नैरो इसलिए है क्योंकि हमारे पास एग्जाम्पल है ये अनियंस का। सी, it is not just that this is the only example, but this example has been quoted by various many editorials कि अगर 300% भी हो सकता है तो 100% और 50% तो काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। सो अगर ये प्राइस रेंज बार बार फ्लक्चुएट करता रहे इस नैरो रेंज में, तो बार बार गवर्नमेंट कैन रेगुलेट द सप्लाई एंड द स्टॉक लिमिट, एंड सो द पर्पस ऑफ दिस एंटायर थिंग विल बिफॉल। ठीक है। एंड एक और चीज़ है, ये जो पर्टिकुलर ऑर्डिनेंस है, इट इज़ नॉट एप्लीकेबल टू वैल्यू चेन पार्टिसिपेंट्स ऑफ एनी प्रोडक्ट, राइट, जस्ट सो दैट ये वैल्यू चेन पार्टिसिपेंट्स जो है वो अपने स्टॉक लिमिट को विद इन द इंस्टॉल्ड कैपेसिटी रखें, तो ये चीज़ इनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। एंड इट इज़ ऑल्सो नॉट एप्लीकेबल टू एक्सपोर्टर्स। नाउ दैट वी अंडरस्टूड what is this particular ordinance, let's understand the concerns with this particular ordinance। तो ordinance तो 3 है, ये पहला ordinance है। बहुत सारे ऐसे concerns हैं जो कि common है to all 3 ordinances, जो मैं end में उसके बारे में बात करूंगी। अभी के लिए सिर्फ एक ये इधर आ गया। एक तो प्राइस रेंज फ्लक्चुएशन की तो हमने बात करी ही है कि ये प्राइस रेंज जो है काफ़ी ज़्यादा नैरो है। दिस इज ऑल्सो अ कॉज ऑफ कंसर्न, क्योंकि क्या है कि जब आप स्टॉक लिमिट और सप्लाई लिमिट्स को सेट करने लग जाओगे, तो आई एम कोटिंग द इकोनॉमिक सर्वे, चाहे होर्डिंग सरकार करे, चाहे होर्डिंग प्राइवेट कंपनीज क्यों ना करें, चाहे होर्डिंग एक फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन क्यों ना करे, होर्डिंग हमेशा खराब है। ठीक है जी। सो कंसर्न्स इसमें ये है कि जो भी हम लोगों ने बदलाव लेकर आए हैं उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए डिस्ट्रिक्ट लेवल इज नॉट इक्विप्ड टू फॉलो दीज रूल्स। Why? Now let's take an example of Haryana। तो एग्रीकल्चरल ब्यूरोक्रेसी की हम बात कर रहे हैं, वो लैक है क्लास 2 ऑफिसर्स की इन हरियाणा गवर्नमेंट, जो कि एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर्स की 60% सीट्स वेकेंट है। और ये भी देखा गया है कि काफ़ी सीनियर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर्स कहीं ना कहीं ब्लॉक लेवल के काम भी करते हैं। सो इसीलिए सिंस देयर इज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ गैप or a vacuum in the agricultural bureaucracy, the implementation of these rules will be a cause of concern. So now let's get down to the second ordinance जो agricultural sector के लिए है, Farmers Produce Trade and Commerce Promotion and Facilitation Ordinance 2020। अब ये वाला ordinance जो है ये बना है ताकि APMC को हम bypass कर सकें। APMC क्या है? APMC है let me just change this. This is promotion and facilitation. So APMC is Agriculture Producer Market Committee। ठीक है। So सबसे पहली बात तो ये APMC की अगर हम बात करें, ये बनाते भी स्टेट्स हैं और इनको बाईपास या फिर खत्म भी स्टेट्स करेंगे। पर अभी मैं क्या बोल रही हूँ, ये वाला ऑर्डिनेंस किसने बनाया? सेंटर ने बनाया। तो इस चीज़ के बारे में चर्चा अभी करते हैं कि कैसे सेंटर ने ये किया, क्या ये जायज़ है, नहीं है। बट फॉर नाउ फर्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड द ऑर्डिनेंस। सो ऑर्डिनेंस ने बोला यार बाईपास करो APMC को, एवरीवन शुड बी फ्री टू ट्रेड वेयरएवर दे वांट टू। कोई डेजिग्नेटेड मार्केट यार्ड मत बनाओ। जैसे APMC एक डेजिग्नेटेड एरिया दे देता था दैट यू कैन ट्रेड ओवर हियर एज पर सच एंड सच कंडीशंस, लेकिन अब दीज फार्मर्स कैन ऑल्सो ट्रेड बियॉन्ड दैट। तो सबसे पहले लेट्स अंडरस्टैंड द इश्यूज विद APMC। ई नाम की फैसिलिटी भी इसीलिए बनाई थी क्योंकि APMC के साथ काफ़ी इश्यूज आ रहे थे। फर्स्ट वील अंडरस्टैंड द नेगेटिव्स, देन वील अंडरस्टैंड द पॉजिटिव्स ऑफ APMC। सबसे पहली बात तो
बहुत ही कम मार्केट यार्ड अप्रोच, बहुत कम थी, कम फैसिलिटीज मिलती थी फार्मर्स को, ब्यूरोक्रेटिक मोनोपोली काफ़ी ज़्यादा हो जाती थी एपीएमसी मार्केट में, तो जिसकी वजह से करप्शन काफ़ी ज़्यादा देखा जाता था. द स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, उनको काफ़ी दे यूज टू बी टेकन फॉर अ राइट. ए पीरियोडिक इलेक्शन ऑफ एपीएमसी, कभी भी इलेक्शन हो जाती थी, कोई पीरियड डिफाइन नहीं था, जिसकी वजह से काफ़ी अनसर्टनिटी थी. इट डिपेंडेड अपॉन द टाइप ऑफ पीपल working in the APMC, whether that APMC was working for the welfare of the farmer or for its own welfare. Non-issue of receipts by the traders, तो रिसीप्ट जब आप इशू नहीं करें तो कहीं ना कहीं वो इलीगल काम ही है, क्योंकि कोई सबूत नहीं है पुख्ता कि कितने दाम पे एक फार्मर ने उस चीज़ को बेचा है एंड एक्चुअली लोकल प्राइस कितना है. सो दैट ऑल्सो वेंट अगेंस्ट द स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स मोस्टली. अनवारंटेड डिडक्शन ऑफ पेमेंट टू द फार्मर्स, तो कभी भी बहुत स्टेट्स में देखा गया था कि अपने आप ही डिडक्ट कर देते थे पेमेंट टू द फार्मर. एंड सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट इंक्रीजिंग द इनकम ऑफ द फार्मर्स, दिस इज एन इशू. अच्छा, अगर हम अब एज ए रिजल्ट की बात करें, जो अगर ये सारे इश्यूज की वजह से क्या प्रॉब्लम होती थी, सो ये जो लोकल फार्मर्स थे, इनको इतना ज़्यादा डिमांड मिलता नहीं था फॉर देयर प्रोडक्ट्स एट मिनिमम सपोर्ट प्राइस. उनको कम, लेसर देन मिनिमम सपोर्ट प्राइस में कहीं ना कहीं अपने प्रोडक्ट्स को बेचना पड़ता था, जिसकी वजह से उनकी जो इनकम थी वो बहुत ही कम हो जाती थी. अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे, जो हम लोग पैसे देते हैं अनाज खरीदने के लिए, वो जब बनता है अनाज, जितना हम पैसा दे रहे हैं, फार्मर की पॉकेट में सिर्फ 1/4 हिस्सा जाता है. दिस इज नॉट मी, अगेन दिस इज द इकोनॉमिक सर्वे. अच्छा, अब अगर हम स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स की बात करें, क्योंकि इनके पास इतने ज़्यादा वेयरविदॉल्स नहीं हैं, दे डोंट हैव सो मेनी रिसोर्सेज टू ट्रांसपोर्ट देयर प्रोड्यूस, so they ended up selling it below minimum support price because they couldn't really go beyond their area to go and check out कि actually कितने दाम पे वो प्रोड्यूस बिक रहा है. लेकिन of course there can't be just negativity with APMC. So if we talk about the positive aspect of APMC, it is an important medium for price discovery at the local level, right? Local level में नहीं पता चलता कि price कितना चल रहा है market में, and like I said, it depends upon the person who is sitting in that APMC, the people who are sitting in the APMC, if they are ethical and they are true to their profession, तो वो सच्चाई ही दिखाते हैं price discovery to the farmers, and hence it becomes an important medium for them. अच्छा, एक और बात ये है कि अगर APMC ना होते तो ये small and marginal farmers, क्योंकि उनके पास less resources है for transportation, तो वो अपने प्रोड्यूस को बेचने के लिए उनके पास बहुत सारे बाधाएं आ जाती. अगर हम बिग कॉर्पोरेट बायर्स के बारे में बात करें, then it is not very attractive for the big corporate buyers to actually buy from small and marginal farmers. So we come down to the third ordinance. It's called the Farmers Empowerment and Protection Agreement on Price Assurance and Farm Services Ordinance 2020. ये एक लीगल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए. अच्छा, ये लीगल फ्रेमवर्क क्या है, पहले ये देख लेते हैं कि जब भी एक फार्मर कोई भी प्रोडक्ट बना रहा है, तो वो एक कॉन्ट्रैक्ट के बंधन में बन सकता है विद अ बिग कॉर्पोरेट, एंड उस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा जाएगा टर्म्स एंड कंडीशन सारी की सारी स्पेसिफाइड होंगी कि क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए, ग्रेड क्या होना चाहिए, टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा. अच्छा, उस टाइम पे नहीं कर सके बिकॉज ऑफ कोर्स रेन फेड एग्रीकल्चर है अपना, एंड वेदर के ऊपर बहुत ही ज़्यादा डिपेंडेंट है, तो अगर एक्सटेंशन होगा तो कितने टाइम तक की एक्सटेंशन हो सकती है. पूरे के पूरा ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, ये 1 साल का भी हो सकता है, 5 साल का भी हो सकता है. तो अगर 5 साल का एक कॉन्ट्रैक्ट एक फार्मर के पास है, तो अश्योरिटी है कि इन द नेक्स्ट 5 years दिस इज व्हाट आई हैव टू डू एंड दिस इज हाउ मच आई विल गेट इन रिटर्न. वेरिएशन इन प्राइस की अगर हम बात करें तो वो ऑलरेडी इन द कॉन्ट्रैक्ट होगी, क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई की वजह से वो कमोडिटीज़ का प्राइस डिक्रीज या इंक्रीज होगा. अच्छा, वो कॉन्ट्रैक्ट में बाकायदा लिखा होगा कि कितना वेरिएशन, और हम लोग वो म्यूचुअल कंसेंट से चेंज करेंगे कि कैसे. और अगर बाई चांस प्राइस वेरिएशन बहुत ही ज़्यादा होगी तो बेंचमार्क विल बी द प्रिवेलिंग प्राइस इन द APMC, द एग्रीकल्चरल प्रोड्यूसर मार्केट कमिटी. सो ये लीगल फ्रेमवर्क प्रोवाइड कर रहा है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए. टाइमली पेमेंट होएगी बाय द स्पॉन्सर टू द फार्मर, ये बहुत ही बढ़िया चीज़ है. अच्छा, अगर दोनों के बीच में बिटवीन द टू पार्टीज इफ देयर इज अ डिस्प्यूट, सो इनिशियली क्या होता था, पहले होता था कि APMC, विल टॉक अबाउट द पुराने लॉज थोड़ी देर में, पर APMC वुड रिजॉल्व सच डिस्प्यूट्स. अब यहाँ पे द रिजॉल्विंग ऑफ डिस्प्यूट्स विल बी डन बाय अ कंसिलिएशन बोर्ड. कंसिलिएशन इज अ फॉर्म ऑफ आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट. तो एक बोर्ड बनाया जाएगा जिसमें फेयर रिप्रेजेंटेशन दी जाएगी दोनों की दोनों पार्टीज को,
और अगर ये बोर्ड ना फॉर्म हुआ तो इवन द एसडीएम कंसर्न के पास ये पावर होगी टू रिजॉल्व दिस इशू बिटवीन द टू पार्टीज कंसर्न। अब बात करते हैं इस पर्टिकुलर ऑर्डिनेंस के कंसर्न्स की। तो सबसे पहली बात तो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स जो है उनकी काफ़ी कम नेगोशिएटिंग पावर हो जाती है, यू नो, दे बिकॉज दे आर स्कैर्ड कि ये इनका प्रोड्यूस एक्चुअली अप टू द ग्रेड है कि नहीं है। उनके पास इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ भी नहीं होती एज द बिग फार्मर्स, एंड ऑफ कोर्स वो कहीं ना कहीं दिखता है, एंड इसीलिए वो काफ़ी कम प्राइस पे भी हाँ बोल देते हैं, काफ़ी कम कंडीशंस को भी ओके बोल देते हैं। सो देयर बार्गेनिंग चिप इज़ वेरी वेरी लेस। अगर हम बात करें लीगल बैटल्स की, तो लीगल बैटल विल बी अ कंसर्न फॉर बोथ ऑफ देम। ना हाउ इज दिस लीगल बैटल अ कंसर्न फॉर बोथ? तो पहले तो हम लोग बात करते हैं ये गुजरात का केस जो है 2019 का। सो गुजरात के फार्मर्स के ऊपर केस किया था पेप्सिको कंपनी ने कि आप एक पर्टिकुलर वेराइटी ऑफ पोटैटो वेराइटी को आप ग्रो कर रहे हो इलीगली, लेकिन ये चीज़ और आप बेच भी रहे हो, गुजरात के फार्मर्स उसको बेच भी रहे थे, पोटैटो की वैरायटी थी और वो रजिस्टर्ड था पेप्सिको के नेम के अंदर, तो ये एज पर लॉ गलत माना जाता है। और गुजरात के फार्मर्स के ऊपर कहीं ना कहीं मोर देन 1 करोड़ रुपीस का डेट आ गया था और ये केस चल रहा था, इट वाज एन एक्चुअल केस, राइट। जो गुजरात की गुजरात की जो गवर्नमेंट है, दे इंटरवीन एंड दे सेड प्लीज डोंट डू दिस टू द बिग कॉर्पोरेट हाउसेस, एंड सो हेंस दिस केस वाज टेकन बैक। Which then we come down to the next concern। अब ये लीगल डिस्प्यूट वाला कंसर्न कॉर्पोरेट्स के लिए भी हो सकता है, क्योंकि कल जाके अगर बाकायदा लिखा है कॉर्पोरेट्स ने कॉन्ट्रैक्ट में कि कितना म्यूचुअल अग्रीमेंट के द्वारा कितना क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट होना चाहिए वगैरह वगैरह, एंड बाय चांस उनको वो चीज़ उस टाइम पे ना मिले या फिर कोई भी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो, तो कॉर्पोरेट्स को लगता है यार पॉलिटिकल सिस्टम जो है ना वो ज़्यादा बेनिफिट फार्मर्स को देंगे, बिकॉज ऑफ कोर्स they form the majority of our economic sector, and they also give 16%, around 16% की contribution towards the GDP, and around 60% of the people are working here, so of course the political system will give them more benefit। और पेप्सिको कंपनी की तरफ से अगर देखें तो उन्होंने जो ये विड्रॉ किया तो कहीं ना कहीं दैट इज लॉस ऑफ मनी फॉर देम, एंड ऑफ कोर्स ऑन द अदर हैंड इफ यू टॉक अबाउट फार्मर्स, more than 1 crore for small and marginal farmers is way too much, राइट। सो जब कंपनीज या फार्मर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते भी हैं तो वो डायरेक्टली नहीं करते, ये देखा गया है कि वो एक मिडलमैन को यूज करते हैं हमेशा टू डील विद द फार्मर्स। फिर अगर हम क्वालिटी पैरामीटर्स के बारे में बात करें तो क्वालिटी पैरामीटर्स जो है वो डिसाइड की जाएगी म्यूचुअली, अभी हमने बात की थी। तो इसमें क्या होता है, कुछ कॉर्पोरेट हाउसेस इकट्ठे होकर डिसाइड करेंगे कि नहीं यार क्वालिटी तो इतनी ही चाहिए और इससे कम क्वालिटी होगी तो हम लोग एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, which will give an even more negative impact to the already skewed agro-ecological diversity। इतना ज़्यादा प्रॉब्लम ऑलरेडी चल रहा है, एंड रेनफेड एग्रीकल्चर भी होती है, एंड ऑलरेडी जो भी डाइवर्सिटी की वजह से जो क्वालिटी चेंज वगैरह होती है फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, that will suffer a very big setback। Then is very less is offered to those who are engaged in contract farming through informal agreements। तो जो ठेके पे देते हैं इनफॉर्मल अग्रीमेंट के द्वारा जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वगैरह कराते हैं, उसके बारे में कुछ भी नहीं लिखा गया है, बहुत कम लिखा गया है इस ऑर्डिनेंस में। अच्छा, नीड ये है कि कुछ टाइप की रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस भी होना चाहिए फॉर द टेनेंट फार्मर्स जो एब्सेंटी लैंडलॉर्ड्स के ज़मीन पे काम करते हैं। तो कुछ लोग होते हैं जिनके पास ज़मीन होती है लेकिन वो खुद काम नहीं करते, वो शहर में कुछ और काम कर रहे होते हैं, या फिर वो किराए पे दे देते हैं ये वाली ज़मीन टू टेनेंट फार्मर्स जो कि वहाँ पे काम वगैरह करते हैं। तो कोई टाइप का ऐसे कोई तो फॉर्मल अग्रीमेंट करते हैं, मोस्टली इनफॉर्मल अग्रीमेंट्स ही होती है, राइट। सो ये इनफॉर्मल अग्रीमेंट्स को कैसे रजिस्टर करना है, ऐसे टाइप का कोई कॉन्सेप्ट भी ये ऑर्डिनेंस शुड पुट फॉरवर्ड, और another following act should put it forward, which shouldn't even put the landowner at a disadvantage, right। And again another concern is ये जो absentee landlord है, पहले क्या होता था, ये farmers को दे देते थे ज़मीन ताकि farmers उसके ऊपर टेनेंट फार्मर्स उसके ऊपर काम वगैरह कर सके, लेकिन अब जाके जब ये कॉर्पोरेट फार्मिंग को इतना ज़्यादा लीगल फ्रेमवर्क मिल गया है तो ये भी एक कॉज ऑफ कंसर्न है कि कहीं ना कहीं these absentee landlords will prefer to make a contract with a big corporation rather than a farmer who is a local tenant। So छोटी छोटी प्रोविजंस, जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पे ये प्रोविजन देखते हैं हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन के अंदर। तो इसमें जब सीड कंपनी को डिलीवरी करते थे फार्मर्स सीड्स, तो जो सीड कंपनी थी वो कॉन्ट्रैक्ट का 25% तभी के तभी फार्मर को दे देते थे।
बाकी का 75% 75% नेक्स्ट 70 to 80 डेज में मिलता था फार्मर को, आफ्टर ये जेनेटिक प्योरिटी टेस्ट ऑफ द सीड यूज्ड टू हैपन बाय द सीड कंपनी। अब ऑर्डिनेंस ने क्या बोला है कि इसको काट के अब बोला कि अपफ्रंट आप 66% पहला पैसा दोगे, अच्छा बाकी का जो 34% पैसा है वो 70 से 80 दिनों में नहीं, आप 30 डेज में दोगे। तो दिस इज अ गुड पॉइंट दैट द फार्मर विल रिसीव हिज मनी in a faster manner. So before we end today's lecture, पहले तो अगर आपके लिए ये है, आप जाके पढ़ेंगे इस चीज़ के बारे में कि 2006 में रिपील किया गया था APMC बिहार में, लेकिन फार्मर्स को 2006 की मैं बात कर रही हूँ, फार्मर्स को बार बार सेल करना पड़ रहा है अपना प्रोड्यूस बिलो द मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो APMC को हटाने के बावजूद भी देखा गया है, जैसे कि बिहार का एग्जाम्पल हमने अभी लिया है, कि bad effects are befalling upon the small and marginal farmers. Also, कम private investment और almost negligible private investment हो रही है in developing the market yards. So need तो ये है कि reform करो existing APMCs को और create new APMCs. अच्छा, उसके अलावा अगर हम बात करें कि what does it have a positive impact, does it have a negative impact? So it works for the corporates, it works for the traders, it works for the big agri businesses, but it does not work for small and marginal farmers. It may increase the productivity, it may even improve the food market, but it won't increase the farmers' income, and that is why a lot of states are speaking against it. अब इसके अलावा आप पढ़ सकते हैं how contract farming poultry industry में काफ़ी ज़्यादा अच्छा कर रही है. You can see this as a case study and you'll be able to do it very easily. So I suggest that you do. So that is all for today. I will see you very soon the next time. Till then, happy studying, and please ask your doubts as and when you have them, either here or otherwise, whatever works for you. Thank you very much.